एक ट्रेन में एक जर्मन और एक पाकिस्तानी बैठे हुए थे। दोनों आपस में किसी बात पर आर्गुमेंट कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी को उर्दू आती थी और जर्मन नहीं आती थी। इसी तरीके से जर्मन को उर्दू नहीं आती थी और दोनों को अंग्रेज़ी या कोई तीसरी कॉमन लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन दोनों अपनी ज़ुबान में आर्गुमेंट कर रहे थे। आपके ख्याल में इस आर्गुमेंट का क्या नतीजा होगा? क्या इस आर्गुमेंट में कोई भी कॉमन टर्म्स ये डिसाइड कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे। इसी तरीके से जब हम साइंटिफिक आर्गुमेंट की बात करते हैं, जब हम साइंस को डिस्कस करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी हमें कॉमन टर्म्स में आना पड़ेगा, हमें साइंस की ज़ुबान बोलनी पड़ेगी। बहुत से बच्चे मुझे सवाल करते हैं कि मेरे ख्याल में ऐसा होगा, मेरे ख्याल में ऐसा होगा। आज उनके सवाल का जवाब मैं देने जा रहा हूँ कि अगर आप साइंटिफिक डिस्कशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो फिर आपको एक प्रोटोकॉल, आपको कुछ कवानीन, कुछ कवायद को फॉलो करना पड़ेगा। आपको साइंस की ज़ुबान बोलनी पड़ेगी। साइंस की ज़ुबान के कुछ मोटे मोटे लफ्ज़ हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ, और फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। हम जानते हैं कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। साइंस में फैक्ट्स होते हैं, साइंस में हाइपोथेसिस होते हैं, साइंस में थ्योरी होती है जिसे हम बहुत मोहब्बत से थ्योरी कहते हैं। और थ्योरी का लफ्ज़ का मतलब हम ये समझते हैं कि जो किताब में लिखा हुआ है वो थ्योरी है, यानी कि थ्योरी है। और जो चीज़ें हम टेस्ट करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका थ्योरी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा गलत कॉन्सेप्ट है और इसी की वजह से हम साइंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं। और उसके बाद आते हैं लॉज, साइंटिफिक लॉज भी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का फ्रेमवर्क क्या है, इनका आपस में रिलेशन क्या है? सबसे पहले चाहते हैं ऑब्जर्वेशन की तरफ। आप किस किस्म की ऑब्जर्वेशन करते हैं? ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है, मैं इसकी डेफिनेशन भी साथ देखता जाऊंगा, कि एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइमरी सोर्स। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि जो चीज़ आप देखें वो ऑब्जर्वेशन है, आप जो सुनते हैं वो भी आपके ऑब्जर्वेशन है। तो जो सेंसेस आप इस्तेमाल करके डाटा कलेक्ट करते हैं उसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन के लिए आप इंस्ट्रूमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर सकता हूँ स्पेस में देखने के लिए, मैं खुर्दबीन का इस्तेमाल कर सकता हूँ सेल्स को देखने के लिए, मैं सेंसर्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो ये भी ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन इसमें हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और डाटा ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं प्राइमरी सोर्स से। ऑब्जर्वेशंस ठीक भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसी ऑब्जर्वेशन जो बार बार वक्त के साथ ठीक हो, जिसे बहुत से लोग ले रहे हों, उसे ऑब्जर्व कर रहे हों और वो हर मर्तबा ठीक निकले, उसे फैक्ट कहते हैं। फैक्ट के बारे में दो कंडीशंस बहुत ज़्यादा अहम है। एक तो ये है कि फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब भी आप एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसमें आपकी अपनी कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, आपकी अपनी थिंकिंग, आपके अपनी सोच नहीं होनी चाहिए, आपका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, आपकी पसंदीदगी का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव आपके पास ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए और वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसे आप वेरीफाई कर सकें। तो अगर हम ये कहते हैं कि सूरज हर रोज़ मशरिक से निकलता है तो ये एक फैक्ट है। अगर मैं यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ तो ऑस्ट्रेलिया में जो बैठे हजरात हैं वो भी यही ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, कनाडा में भी आपको यही ऑब्जर्वेशन नज़र आ रही है, बार बार नज़र आ रही है, हर वक्त ये ऑब्जर्वेशन आपको नज़र आ रही है, इसलिए ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। लेकिन जब हम कोई ऑब्जर्वेशन लेते हैं, मैं दो ऑब्जर्वेशन ले सकता हूँ। मसलन मेरा कंप्यूटर, उसकी लाइट्स जल रही हैं और अगर मैं खिड़की से बाहर देखूँ तो धूप है। दो ऑब्जर्वेशन हैं, इनकी बेसिस पे हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं, हम मफरूज़े बना सकते हैं, हम गेस कर सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मसलन अगर मैं खिड़की के बाहर देख रहा हूँ और मुझे धूप नज़र आ रही है तो मैं सोच सकता हूँ कि नंबर 1 बाहर सूरज निकला होगा, नंबर 2 बाहर बहुत बड़ी एक रिंग लाइट लगी हुई है,
बहुत बड़ी रिंग लाइट, उसकी वजह से रोशनी है। नंबर 3, मेरी आंखें ख़राब हो गई हैं जो मुझे धूप नज़र आ रही, और अब इन मफरूज़ों को मुझे टेस्ट करना है। हाइपोथेसिस को हमेशा टेस्ट किया जाता है, उनको वेरीफाई किया जाता है, और उसके लिए आसान तरीका यह है कि मैं घर के बाहर निकलूं और आसमान में देखूं तो मुझे सूरज नज़र आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि यह हाइपोथेसिस मेरा ठीक था। अब मुझे बाकी दोनों को भी टेस्ट करना है। अपनी आंखें चेक कराऊं और उससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी आंखें ठीक थी, तो वो हाइपोथेसिस गलत है। बाहर निकल के मैंने ये भी देखा कि एक बहुत बड़ी रिंग लाइट नहीं लगी हुई, ये हाइपोथेसिस भी टेस्ट के बाद मैंने इसको निकाल दी। तो अब मेरे पास एक ऐसा हाइपोथेसिस रह गया जो कि वेरीफाइड हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस हमेशा टेस्टेबल होने चाहिए, बहुत अहम पॉइंट है। इसी तरीके से मैंने कंप्यूटर की बात की कि कंप्यूटर की लाइट जल रही है, बहुत सी लाइट्स उसमें जल रही हैं। इससे मुझे लगता है, मैं हाइपोथेसाइज कर रहा हूँ कि मेरा कंप्यूटर ऑन है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी हाइपोथेसाइज कर सकता हूँ कि ये किसी और लाइट की रिफ्लेक्शन है, जो कि ये रिंग लाइट भी हो सकती है और वो एक ग्लोब भी हो सकता है। उसकी कलर फुल लाइट्स रिफ्लेक्ट बैक हो रही है और मुझे नज़र आ रही है, और मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरा कंप्यूटर ऑन है। इसे टेस्ट करने के लिए मैं अपने कंप्यूटर को ऑफ कर दूंगा। अगर ये लाइट्स बंद हो जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि मेरा पहला हाइपोथेसिस ठीक था, और वो था कि मेरे कंप्यूटर के ऑन होने की वजह से लाइट्स आ रही, और दूसरा हाइपोथेसिस गलत था कि ये रिफ्लेक्शन है। एक नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए जब बहुत से हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं तो उन्हें टेस्ट किया जाता है, और जो जो हाइपोथेसिस टेस्ट में पास होते हैं उन्हें आगे हम एक थ्योरी की तरफ लेके जाते हैं। जब बहुत से हाइपोथेसिस को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो एक थ्योरी बन जाती है। यानी थ्योरी एक सेट है हाइपोथेसिस का, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि उस थ्योरी में जितने भी हाइपोथेसिस हैं वो आपको पूरी थ्योरी के बारे में बता रहे हैं, उसमें कुछ मिसिंग लिंक्स होंगे, लेकिन थ्योरी में हम वही हाइपोथेसिस शामिल करेंगे जो कि टेस्ट किए जा चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको थ्योरी की डेफिनेशन भी दिखा रहा हूँ जो कि आप पढ़ सकते हैं। लेकिन थ्योरी की एक और मुनफरिद बात यह है कि ये प्रेडिक्शंस देती, ये हमें मुस्तकबिल के बारे में बताती है, ये फ्यूचर के बारे में बताती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ग्रेविटेशनल थ्योरी की। हम ये जानते हैं कि हर चीज़ ज़मीन की तरफ गिरती है। अगर मैं एक सेब को यहाँ से छोड़ूंगा तो वो ज़मीन की तरफ गिरेगा। ये एक फैक्ट है, ये एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो कि फैक्ट है। लेकिन इसकी बेसिस पर मुझे इसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है, और उसके लिए मैं हाइपोथेसिस बनाऊंगा। पहला हाइपोथेसिस ये हो सकता है कि ज़मीन एक बहुत बड़ा मकनातीस है, हर चीज़ उसकी तरफ जाती है। दूसरा हाइपोथेसिस ये हो सकता है कि ये शायद न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। तीसरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दो बॉडीज़ के बीच में। और चौथा हाइपोथेसिस ये भी हो सकता है कि ज़मीन से हर कोई मोहब्बत करता है और हर कोई ज़मीन की तरफ जाना चाहता है। मैं अब इन सब को चेक करूँगा, इनको टेस्ट करूँगा एक्सपेरिमेंट से, प्रैक्टिकल से। और जब मैंने इनको चेक किया, टेस्ट किया, तो उसके बाद मुझे पता चला कि हर दो चीज़ों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है, जैसा कि हमें न्यूटन ने बताया। अब इस हाइपोथेसिस को मैं ले गया थ्योरी ऑफ ग्रेविटी में, जहाँ पर और भी बहुत से पोस्टुलेट्स हैं, हाइपोथेसिस हैं जो कि टेस्ट हो रहे हैं और जा रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ पोस्टुलेट्स टेस्ट हो रहे हैं, वेरीफाई हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी में शामिल किए जा रहे हैं। न्यूटन ने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी बनाई जो कि हम रॉकेट में यूज़ करते हैं, जो कि हम सैटेलाइट्स में यूज़ करते हैं। लेकिन उसके बाद आए आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने यही थ्योरी ली, लेकिन इस थ्योरी को और बड़ा किया, और ज़्यादा वुसअत दी। उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसके बारे में हम अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन हमने उसे मॉडिफाई किया। और अगर हमें ऐसे हाइपोथेसिस मिले जिनको चेंज करने की ज़रूरत थी तो हमने उनको भी चेंज किया। ऐसे हाइपोथेसिस मिले जो कि हर जगह पर टेस्टेबल नहीं थे, हमने उनको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन हमने एक बड़ी थ्योरी बनाई। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी थ्योरीज हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी है, हमारे पास थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है। हम थ्योरीज बना रहे हैं और उनके पीछे जो हाइपोथेसिस आ रहे हैं उनको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जाता है। तो ये मत समझिए कि थ्योरी में एक्सपेरिमेंटेशन का कोई हाथ नहीं होता।
थ्योरी एक बहुत बड़ा सेट है जिसमें छोटे छोटे हाइपोथेसिस होते हैं और वो हर हाइपोथेसिस के पीछे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और साइंटिफिक वर्क हो रहा है। लेकिन ग्रेविटेशनल थ्योरी की तरफ वापस आते हैं जहां हमें एक लॉ मिलता है जिसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, जो कि हमें बताता है कि हर दो चीज़ें आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखती हैं जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। इसे एक फॉर्मूला भी कहते हैं। लेकिन अब लॉ क्या चीज़ है? लॉ एक नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए सिंप्लीफाइड मॉडल होता है। सेब को अगर मैं छोड़ूंगा तो लॉ मुझे बताएगा कि ये कितनी तेजी से किस टाइम पर एक्सेलरेट करेगा, लेकिन लॉ हमें यह नहीं बताएगा कि ऐसा क्यों होता है। उसके पीछे जो वजह है वो हमें बताएगी थ्योरी बताएगी कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन लॉ हमें सिर्फ एक ऑब्जर्व फिनोमिना के मुख्तलिफ पैरामीटर्स देगा। आप मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मूले देखते हैं, मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशंस देखते हैं, आपके पास हबल लॉ है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो थ्योरी से आते हैं, लेकिन ये हमें क्यों का जवाब नहीं देते। तो मैं आपको यहाँ पर एक इंजन दिखा रहा हूँ। अगर आपने ये याद रखा तो अब आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हमारे पास सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ऑब्जर्वेशंस मुख्तलिफ सेंसेस से भी आ रही होती हैं और एग्जिस्टिंग नॉलेज से भी आ रही होती हैं, और उसके बाद उन ऑब्जर्वेशन पर बेस करके हम अंदाजे, मफरूज़ा एक लूज वर्ड है लेकिन हम यूज़ करते हैं, इसलिए मैं उर्दू में मफरूज़े का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। ये ऐसी प्रिडिक्शन या स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको टेस्ट किया जा सके और फिर हम उनको एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं। जब हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है और अगर वो टेस्ट में कामयाब हो जाते हैं तो हम उनको थ्योरी की तरफ ले जाते हैं। लेकिन अगर वो टेस्ट में कामयाब नहीं होते तो हम उनको चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या उनको ख़त्म कर देते हैं। और फिर अगर उनको मॉडिफाई किया गया और दोबारा वो टेस्ट में अपने रिजल्ट्स सही देते हैं तो हम फिर थ्योरी की तरफ ले जाते हैं। तो ये एक छोटा इंजन है जो घूम रहा है और ये हाइपोथेसिस को वेरीफाई कर रहा है और उसके साथ साथ आगे दे रहा है। आगे आपके पास थ्योरी का इंजन है। थ्योरी का इंजन हाइपोथेसिस को ले रहा है और हम थ्योरी को टेस्ट करने के लिए भी मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसके बाद उस थ्योरी में भी हाइपोथेसिस की तरह रिवीजन्स होती हैं, चेंज आती है, हम उसको बेहतर से बेहतर करते जाते हैं। और उसके बाद जो चीज़ें हमें लगती हैं कि ये थ्योरी का हिस्सा नहीं है, ये टेस्टेबल नहीं है या ये एक्सपेरिमेंटली सही साबित नहीं हो रही, उसको हम बाहर फेंक देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गाड़ी है और उसका अगर टायर पंक्चर होता है तो हम उसे रिप्लेस करते हैं। पूरी गाड़ी को रिप्लेस नहीं करते, सिर्फ उस टायर को रिप्लेस कर देते हैं। अगर मेरे कंप्यूटर में कोई चीज़ ख़राब होगी, माउस ख़राब होगा, तो सिर्फ माउस को रिप्लेस करूँगा, मैं पूरे कंप्यूटर को रिप्लेस नहीं करूँगा। अमूमन ऐसे ही थ्योरी के साथ होता है। थ्योरी में जब भी हमें कोई ऐसे हाइपोथेसिस मिलते हैं जो कि टेस्टेबल या तो नहीं होते या होते हैं तो उनके रिजल्ट से नहीं आते, तो उनको हम रिप्लेस कर देते हैं या उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। और फिर हमारे पास आते हैं साइंटिफिक लॉ, जो कि उस थ्योरी की एक समरी होती है, जो कि उसकी एक कंडेंस फॉर्म होती है जिससे हम मुख्तलिफ किस्म के नेचर के फैक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि थ्योरीज को अपग्रेड तो किया जाता है लेकिन उनको नलीफाई भी किया जा सकता है। ये बात ठीक नहीं है कि हम थ्योरीज को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए जो प्रोसेस है वो बहुत कठिन प्रोसेस है। आपको इतने स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस जो कि टेस्टेबल हों एविडेंस के साथ देने पड़ेंगे, टेस्ट के साथ देने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स के साथ देने पड़ेंगे, उनके रिजल्ट्स बताने पड़ेंगे जो कि थ्योरी के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं। इसी वजह से अगर हमें कभी भी किसी थ्योरी को निगेट करना है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को मानते नहीं हैं तो उसके लिए जो सैकड़ों एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, हमें कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट लाना पड़ेगा, हमें कोई ऐसा टेस्टेबल हाइपोथेसिस लाना पड़ेगा जो कि ओवरऑल उस पूरी थ्योरी को निगेट कर दे। ये बहुत मुश्किल काम है, या हमें सेट ऑफ ऐसे हाइपोथेसिस लाने पड़ेंगे जो कि उसको ख़त्म कर दे। अगर हम सिर्फ कहेंगे कि मैं ऐसा नहीं मानता तो इससे कोई भी साइंस की सूझबूझ रखने वाला बंदा आपकी बात नहीं मानेगा। बहुत सी थ्योरीज हैं जो गलत साबित भी हुई हैं, हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है और उसमें बहुत से ऐसी थ्योरीज हैं जो कि बताती थी कि हमारे सोलर सिस्टम में एडिशनल नए प्लैनेट्स हैं, लेकिन वो बाद में नहीं निकले। फिर और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ हमने गलत साबित की हैं। याद रखिए कि थ्योरी एक बहुत बड़ा सेट है जिसमें सैकड़ों हाइपोथेसिस हिस्सा लेते हैं और हर इस अंदाजे के पीछे, हर इस प्रेडिक्शन के पीछे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए होते हैं जो कि साइंटिस्ट साथ साथ
कर रहे होते हैं और रिजल्ट्स दे रहे होते हैं। तो थ्योरी को ना मानना साइंस में एक बहुत 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 बड़ी बात है और उसके लिए बहुत आला लेवल की रिसर्च चाहिए। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाइए।